अमेरिका और ईरान के बीच जो कुछ भी चल रहा है, उसमें एक बहुत ही अजीब सी बात है। एक तरफ तो अमेरिका अपनी जीत का दावा कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ऐसा लग रहा है कि दुनिया में ताकत का पूरा संतुलन ही बदल रहा है। तो चलिए, आज इसी जियोपॉलिटिकल पहेली को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करते हैं। यही तो सबसे बड़ा सवाल है, जिसे समझना जरूरी है। अगर जीत मिल गई है, तो फिर व्हाइट हाउस में इतनी बेचैनी क्यों है? जीत का जश्न होना चाहिए, घबराहट नहीं। तो आखिर हो क्या रहा है? जरा इस कॉन्ट्रडिक्शन को देखिए। एक तरफ अमेरिका का ऑफिशियल बयान है कि हम जीत गए, ईरान के पास अब न तो नेवी बची है न एयरफोर्स। लेकिन दूसरी तरफ वो कर क्या रहे हैं? ईरान को अपना तेल बेचकर अरबों डॉलर कमाने की इजाजत दे रहे हैं। ये कैसी जीत है? तो चलिए सबसे पहले इसी तथाकथित जीत की बात करते हैं और देखते हैं कि खुद वॉशिंगटन में इसे लेकर क्या सवाल उठ रहे हैं। और कमाल की बात तो ये है कि खुद अमेरिकी राष्ट्रपति के शब्द ही इस पूरी रणनीति पर सवाल खड़े कर देते हैं। ये बयान ठीक तब आया जब ईरान पर लगे प्रतिबंधों में ढील दी गई थी। मतलब आप कह रहे हैं कि आप दुश्मन को तबाह कर रहे हैं और साथ ही उसे आर्थिक मदद भी दे रहे हैं। ये तो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। और दिलचस्प बात यह है कि ये सवाल सिर्फ विरोधी पार्टियां ही नहीं, बल्कि राष्ट्रपति की अपनी ही पार्टी के लोग उठा रहे हैं। उनका सीधा सवाल है कि जिस पैसे को ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से दूर रखने के लिए इतने सालों तक प्रतिबंध लगाए गए, अब वही पैसा वापस ईरान की झोली में क्यों डाला जा रहा है? अब वॉशिंगटन में जो घबराहट है, उसकी वजह और भी साफ हो जाती है जब हम ईरान के हैरान कर देने वाले कदमों को देखते हैं जो उसने मिलिट्री और इकोनॉमी दोनों ही मोर्चों पर उठाए हैं। अब तक देखिए, आम धारणा यही थी कि ईरान की मिसाइल ताकत सिर्फ उसके आस पड़ोस के देशों के लिए ही खतरा है, एक रीजनल थ्रेट, उससे ज्यादा कुछ नहीं। उनके पास जो मिसाइलें थीं, उनकी रेंज 300 से 800 किलोमीटर तक की ही थी। मतलब वो सिर्फ मिडिल ईस्ट के अपने आसपास के टारगेट्स को ही निशाना बना सकते थे। लेकिन यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। 4000 किलोमीटर, बस ये एक नंबर पूरे खेल को पलट कर रख देता है। ईरान ने चुपचाप एक ऐसी मिसाइल क्षमता हासिल कर ली है जिसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। और इसका सीधा सा मतलब यह है कि अब पूरा यूरोप और इंडियन ओशन में मौजूद अमेरिका और ब्रिटेन का सबसे अहम मिलिट्री बेस डियोगो गार्सिया ईरान की जद में है। ये एक ऐसी हकीकत है जिसने सबको चौंका दिया है। लेकिन सवाल तो वही है, मिसाइलें बनाना कोई सस्ता काम तो है नहीं। तो इतने कड़े प्रतिबंधों के बीच ईरान के पास ये सब करने के लिए पैसा आ कहाँ से रहा है? इसका जवाब हमें आर्थिक मोर्चे पर मिलता है। जवाब का एक हिस्सा है तेल की बढ़ती कीमतें। इस टकराव के दौरान तेल की कीमत $73 से बढ़कर $99 प्रति बैरल तक पहुंच गई, और जाहिर है कीमत जितनी बढ़ेगी ईरान की कमाई उतनी ही ज्यादा होगी। लेकिन ईरान सिर्फ बढ़ी हुई कीमतों पर निर्भर नहीं है, बल्कि उसने एक पूरा इकोनॉमिक काउंटर अटैक लॉन्च किया है। पहला, प्रतिबंधों में मिली 30 दिन की छूट का इस्तेमाल करके वो अपने 14 करोड़ बैरल तेल के रिजर्व को बेच रहा है। और दूसरा, जो कि एक बहुत बड़ा कदम है, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरने वाले हर जहाज पर 10% टोल लगाने की योजना बना रहा है। अगर ऐसा हुआ तो उसे सालाना $800 बिलियन तक की कमाई हो सकती है। तो अब सबसे अहम बात पर आते हैं। इस पूरे हाई स्टेक्स गेम में ईरान अकेला नहीं खेल रहा है। पर्दे के पीछे से चीन एक साइलेंट पार्टनर के तौर पर सामने आया है। वो ईरान को हर तरह की मदद दे रहा है ताकि ये संघर्ष चलता रहे और अमेरिका इसमें उलझा रहे। और इसके साथ ही ये लड़ाई अब एक प्रॉक्सी वॉर बनती जा रही है। तो अब हम एक ऐसी जियोपॉलिटिकल शतरंज की बिसात देख रहे हैं जहां ईरान सिर्फ एक मोहरा है और असली खेल वॉशिंगटन और बीजिंग के बीच चल रहा है। चीन के लिए ये एक सुनहरा मौका है अमेरिका को मिडल ईस्ट में फंसाए रखने का, ताकि वो अपने बेल्ट एंड रोड जैसे ग्लोबल प्रोजेक्ट्स को बिना किसी रोक टोक के आगे बढ़ा सके। और जैसे जैसे ईरान और चीन के हौसले बुलंद हो रहे हैं, इस पूरे इलाके में अमेरिकी प्रभाव की जो नींव थी वो अब चटकने लगी है। एक तरफ ईरान का नेतृत्व दावा कर रहा है कि इस संघर्ष ने देश को अंदर से और मजबूत कर दिया है, जैसा कि खामेनेई के इस बयान से साफ है। उनका कहना है कि दुश्मन के खेमे में, यानी अमेरिका और उसके साथियों में, अब दरारें पड़ गई हैं। और इस भरोसे की कमी से जो एक वैक्यूम बन रहा है, उसे भरने के लिए ईरान और चीन पूरी तरह से तैयार बैठे हैं। सोचिए जरा, जिन खाड़ी देशों ने अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका पर खरबों डॉलर खर्च किए, आज वही ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या अमेरिका अब उनकी सुरक्षा कर भी पाएगा?
तो इस पूरी उलझी हुई कहानी से आखिर निकलकर क्या आता है? 5 बड़े बदलाव हैं जो इस नई दुनिया की हकीकत को साफ-साफ दिखा रहे हैं। पहला, इस संघर्ष का नतीजा उम्मीद से बिल्कुल उल्टा हुआ है। ईरान अंदर से एकजुट हो गया है, जबकि अमेरिका में राजनीतिक तौर पर गहरी फूट पड़ गई है। दूसरा, खाड़ी में अमेरिका के जो पुराने दोस्त और सहयोगी थे, वो अब दोबारा सोचने पर मजबूर हो गए हैं। उनके सामने ये दुविधा है कि क्या वो अमेरिका पर भरोसा करना जारी रखें या फिर नई ताकतों की तरफ देखें। तीसरा, प्रशासन की जो अमेरिका फर्स्ट वाली ट्रेड पॉलिसी थी, वो अपनी ही विदेश नीति का वजन नहीं झेल पा रही है। जो टैरिफ वॉर का पूरा आइडिया था, वो इस संघर्ष की वजह से बुरी तरह फेल हो गया है। चौथा, इसका असर अब बड़ी-बड़ी इंटरनेशनल कंपनियों पर भी पड़ रहा है। उनकी प्रॉपर्टीज जो कभी सुरक्षित मानी जाती थीं, अब सीधे-सीधे निशाने पर हैं। और आखिरी 5वां बदलाव ये है कि इस इलाके में इजराइल के दबदबे वाली जो पुरानी धारणा थी, उसे अब खुली चुनौती मिल रही है। यहाँ तक कि इजराइल ने भी ये मान लिया है कि वो अकेले ईरान को नहीं हरा सकता। तो कुल मिलाकर इस एक संघर्ष ने दुनिया में ताकत के नक्शे को फिर से खींच दिया है। पुरानी व्यवस्था बिखर रही है, नए समीकरण बन रहे हैं, और अब सवाल ये नहीं है कि इस नई बिसात पर अमेरिका कहाँ खड़ा है। असली सवाल ये है कि क्या अमेरिकी वर्चस्व का दौर अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका है?